हेलो स्टूडेंट्स, मेरे ऑल अबाउट कॉमर्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वो क्वेश्चंस के आंसर का कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ जो क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो शेयर किए हैं ना, इम्पोर्टेंट करके उन कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है, आंसर्स। देखिए, तो उसका जो थर्ड वीडियो है उसमें 7th क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल इज कैविएट एम्प्टोर लेट द बायर बिवेयर। तो कैविएट एम्प्टोर का क्या मतलब होता है? लेट द बायर बिवेयर, कि बायर जो खरीद रहा है सामान को, उसको खुद को अवेयर होना पड़ेगा प्रोडक्ट को देखने के लिए कि भाई प्रोडक्ट उसको सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती यहाँ पे डिफेक्ट बताने की कि इस प्रोडक्ट में डिफेक्ट है। तो कैसे? मीनिंग सेलर जनरली आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट। सेलर क्या है, वो ऑब्लिगेटेड नहीं होता, उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती अपने सामान का डिफेक्ट बताने के लिए। द बायर मस्ट इंस्पेक्ट एंड जज। बायर को वो सामान को देखकर इंस्पेक्ट करना होता है और जज करना होता है। द गुड्स क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर पर्पस। गुड्स की क्वालिटी कैसी है और फिटनेस कैसी है, उसके काम में आएगी वो गुड्स के नहीं आएगी, तो ये कौन डिसाइड करता है? बायर। तो बायर की इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रही हूँ। एक बच्चे ने क्वेश्चन मेरे से पूछा भी था, तो उसी का ही आंसर है। प्रिंसिपल है बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला प्रिंसिपल है कि बायर की, आपको ना ये सारे मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, आपको ये सारे पेपर के लिए एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, ऐसे लिख के नहीं आना है, इनको एक एक दो दो तीन तीन लाइन में एक्सप्लेन करना है। इसका क्रक्स मैं बता रही हूँ। तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये सारी चीज़ें देखिए, फिटनेस देखेगा, ठीक है, गुड क्वालिटी देखेगा, तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो इम्प्लाइड वारंटी। सेलर इज नॉट ऑटोमेटिकली प्रॉमिस परफेक्शन। सेलर कोई भी वारंटी नहीं दे रहा है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी वो क्वालिटी का है, ये कुछ भी वो कुछ नहीं बोल रहा है, ये कोई आपको इम्प्लाइड वारंटी नहीं है, इसका एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, फिर कुछ की प्रोविजंस है सेक्शन 16 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। इसके की प्रोविजंस क्या है? पहला है जनरल रूल्स। मैं एक्चुअली आपको इसके जो कैविएट एम्प्टोर है, इसका मैं आपको एक्सेप्शंस बता रही हूँ। तो जनरल रूल क्या है? नो इम्प्लाइड कंडीशन अबाउट क्वालिटी और फिटनेस। कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं दी जाती है, किसके द्वारा? सेलर के द्वारा बायर को। फिर एक्सेप्शन 1 है फिटनेस फॉर द पर्पस। हाँ, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है कि भाई यहाँ पे तो क्या कह रहा है ये रूल कि भाई बायर को खुद प्रोडक्ट को जज करना होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। अगर अगर बायर कहता है कि भाई फिटनेस फॉर द पर्पस, कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो मेरे काम आए, वो फिटनेस रहे, मतलब उसका अप्रोप्रिएट रहे वो मेरे पर्पस से, अगर वो ऐसा बोलता है तो यहाँ पे सेलर को देखना पड़ेगा, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी। एक्सेप्शन टू मर्केंटेबल क्वालिटी। क्वालिटी मतलब कि वो ऐसी क्वालिटी का होना चाहिए प्रोडक्ट जो हम आगे सेल कर सकें या बिजनेस में यूज़ कर सकें, तो ये भी चीज़ उसको उसने बताई हुई होनी चाहिए बायर ने सेलर को। एक्सेप्शन थर्ड है सेल बाय सैंपल। अगर सेलर कोई सामान बेच रहा है, सैंपल पहले ही सैंपल दे रहा है कोई छोटा कि भाई इस तरीके का सामान होगा जो आपको बल्क में आएगा, तो उसने सैंपल दिया, और अगर वो जो बल्क में सामान आया है वो सैंपल का जैसा नहीं हुआ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर चली जाएगी? सेलर के ऊपर। सेलर अकाउंटेबल होगा, ठीक है, बायर नहीं होगा। ऊपर वाले केस में बायर होगा। ठीक है, तो ये अगर 3-4 कंडीशन दे रखी है, ये इन केसेस में कैविएट एम्प्टोर फेल हो जाता है, वहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 9th क्वेश्चन जो था, वेरियस मोड ऑफ रेवोकेशन, कि आप किस किस तरीके से किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। तो पहला मोड होगा बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। आप नोटिस आपने भेज दिया पार्टी को, एक पार्टी ए पार्टी ने बी पार्टी को भेज दिया कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, तो ये एक तरीका हो गया लैप्स करने का, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। दूसरा है बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर ए और बी पार्टी के अंदर डिसीजन हुआ है कि ये 1 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाना चाहिए, और वो 1 महीने के अंदर नहीं होता, तो भी कॉन्ट्रैक्ट रिवॉक हो जाएगा, राइट। फिर बाय थर्ड है बाय फेलियर ऑफ अ कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर कोई कंडीशन बना दी गई हो कि अगर बारिश होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा, और बारिश नहीं हुई है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? रेवोकेशन। बारिश मीन्स मैंने क्यों एग्जांपल लिया? क्योंकि ये कंडीशन लगा दी गई उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, और वो कंडीशन आई ही नहीं,
तो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली रिवॉक हो जाएगा। अब क्या है, पार्टी में किसी, अगर दोनों पार्टी में से किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, इंसैनिटी, वो पागल हो जाता है फॉर द प्रपोजर, ठीक है, तो वो तो उस केस में तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। फिर है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है, ए और बी पार्टी क्या करते हैं, एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं कि ए कहता है कि मैं अपनी रेड कार आपको बेच दूंगा बी को, लेकिन बी कहता है कि मैं आपको अपनी येलो कार बेच दूंगा। तो ये काउंटर ऑफर हो गया। अब ए ने जो ऑफर दिया था उसी पे बी अगर राजी होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता, लेकिन उसने दूसरा और काउंटर ऑफर कर दिया तो भी रिवॉक हो गया पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट। फिर है सब्सिक्वेंट इलेगिलिटी। सब्सिक्वेंट इलेगिलिटी क्या होती है, लीगलिटी, इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी तो कंडीशन अच्छी है एक देश की दूसरे देश से और बीच में वॉर हो जाती है, तो सब्सिक्वेंटली वो एक सिचुएशन आई है, तो उस केस में भी क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट रिवॉक हो जाएगा, क्योंकि वो सिचुएशन आगे फर्दर सिचुएशन में आ गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिवॉक हो गया, राइट। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10th क्वेश्चन है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है, व्हेन द प्रॉमिसर मेक अ जेन्युइन unconditional offer to perform their obligation but the promisee refused to accept it। देखिए, जब प्रॉमिसर ने जेन्युइन एक अपना अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है कि भाई वो अपने पार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट का काम है वो अपना फुलफिल कर देगा, और उसने वो कर दिया, ठीक है, लेकिन जो प्रॉमिसी है उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं, अच्छा तुमने ये काम किया लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ, तो प्रॉमिसर ने तो अपनी जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी लेकिन प्रॉमिसी ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, राइट। अब देखते हैं एसेंशियल फीचर्स किस कौन कौन से हैं। अनकंडीशनल ऑफर होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि शर्त के ऊपर कोई ऑफर कर रहे हो आप, नहीं, अनकंडीशनल होना चाहिए। सेकंड, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। प्रॉपर टाइम एंड प्लेस में आपने वो प्रॉमिसर ने अपना प्रॉमिस को निभाया हो, अपनी ड्यूटी पूरी की हो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस में, ऐसे नहीं कि 1 महीने के बाद वो प्रॉमिस पूरी कर रहा है, नहीं, वो नहीं होगा। फिर थर्ड है टू द प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन को उसने डिलीवरी की हो उस कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। फिर है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए प्रॉमिसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, ठीक है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मीन्स अगर कोई 1 महीने में काम पूरा होना है, 15 डेज में प्रॉमिसी अपना काम पूरा करेगा, प्रॉमिसर अपना काम करेगा, 15 डेज में प्रॉमिसी अपना काम करेगा, तो 15 डेज में प्रॉमिसर ने अपना कर दिया तो 15 दिन सफिशेंटली प्रॉमिसी के पास बचे हैं कि वो अपनी प्रॉमिस पूरा कर दे, तो ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। फिर है फिफ्थ, कंप्लीट परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। फिर है रेमेडी एंड विलिंगनेस। रेडीनेस, रेडीनेस मतलब राजी होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए उसको पूरी करने की। फिर है डिस्चार्ज एंड राइट टू स्यू। देखिए, अभी इस केस में प्रॉमिसर जब अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर देगा ना तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा और उसके पास राइट होगा स्यू करने का, केस करने का, किस पे, प्रॉमिसी पे। फिर है डिफरेंट टाइप ऑफ। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट्स कितने कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। पहला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फुल्ली बाइंडिंग होता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ए पार्टी बी पार्टी को स्यू कर सकती है, बी ए को कर सकती है अगर ब्रीच होता है, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लॉ नहीं होता है, सब चीज़ ठीक रहती है। फिर है सेकेंड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, द नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ फ्रॉम बिगिनिंग और बिकम अनफोर्सिएबल लेटर। क्या होता है कि नॉट एनफोर्सिएबल, एनफोर्स माने क्या होता है, कोई भी पार्टी ना एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकती, या तो ये सिचुएशन बिगिनिंग में ही आ जाएगी या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने के बाद भी अनफोर्सिएबल बाद में भी आ सकती है ये सिचुएशन, राइट। फिर है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड बट कैन बी कैंसिल्ड बाय वन ऑफ द पार्टी। वॉइडेबल होता है मतलब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ब्रीच किया, धोखा दिया, तो जो पार्टी को धोखा दिया है वो पार्टी जाके उसके पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, ठीक है, और उस पर जिस पार्टी ने उसको ब्रीच किया है वो उस पर क्लेम या एनफोर्स नहीं कर सकती, उस पर केस नहीं कर सकती, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया है दूसरी पार्टी ने, ठीक है, तो वो एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर जो कैंसिल कर रही है कॉन्ट्रैक्ट उस पर किसी प्रकार का स्यू नहीं कर सकती। फिर है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनलॉफुल पर्पस। अब कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, ए ने बी से प्रॉमिस किया कि चल चोरी करते हैं दोनों मिलके,
तो ये तो इलीगल ही हो गया, राइट। अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन नॉट बी एनफोर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट। कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसको ना कोर्ट के अंदर आप एनफोर्स नहीं कर सकते, मतलब केस नहीं कर सकते एक दूसरी, तो अनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब क्वेश्चन है 13, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एब इनिशियो इज करेक्ट। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने भी मैं करा रही हूँ थोड़े इंपॉर्टेंट देख के करा रही हूँ, फिर भी आप और भी क्वेश्चन करने हैं लेकिन सारे, राइट। तो क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हम पैसे की लेन देन ना हो रही हो, ए पर्सन बी को ना दे रहा हो या बी ए को ना दे रहा हो, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है? वॉइड एब इनिशियो मतलब कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वो वॉइड होगा, मतलब वो एनफोर्सिबल नहीं होगा, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ, ये जनरल फॉर्म में ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए उसकी कंसिडरेशन ज़रूर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा दिया होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस है, किस किस केस में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो एक्सेप्शन सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या है? नेचर, लव एंड अफेक्शन। देखिए, कुछ पैसा आपको अगर आपके पेरेंट्स देते हैं तो आपने उनका काम किया इसलिए थोड़ा ना देते, वो आपका लव एंड अफेक्शन है इसलिए वो आपको पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। फिर है पास्ट वॉलंटियरी सर्विस। कुछ पास्ट में कोई भूतपूर्व आपने कोई ऐसा अपने आप से कुछ सर्विस दी है, किसी को सेवा दी है, तो वो आपने विदाउट वॉलंटरी सर्विस दी है, आपने पैसे के लिए नहीं दी, तो वो भी विदाउट कंसिडरेशन चलेगा। फिर है टाइम बार डेट। अब टाइम बार डेट क्या होता है कि कोई जैसे टाइम दे दिया हो कि इतने टाइम में आपको वो काम, वो इतने टाइम में आपको ये पेमेंट कर देनी है और नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसका वो एक्सेप्शन हो जाएगा, कंसिडरेशन नहीं दी। फिर है गिफ्ट एंड चैरिटी। गिफ्ट और चैरिटी तो करते ही फ्री में ही है ना। फिर 15th क्वेश्चन, रेमेडी टू एग्रीव्ड पार्टी इन ब्रीच। अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाता है तो एग्रीव्ड पार्टी है जिसका नुकसान हुआ है, उसके लिए क्या क्या रोकथाम है, क्या क्या रेमेडी है? तो पहले है कॉम्पनसेटरी डैमेज। कॉम्पनसेटरी, भाई जितने का नुकसान हुआ है उतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। फिर है कॉन्सिक्वेशनल डैमेज। कॉन्सिक्वेशनल डैमेज ये होते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे जैसे तुमने ट्यूशन करी और तुमने ट्यूशन वाले ने आपको ट्यूशन नहीं दी, तो आपका वो साल तो ख़राब होगा ही, फिर आगे जो उस साल के वो पेपर देने में दोबारा जो फीस लगेगी ना, वो कॉन्सिक्वेंस हो गए, मतलब उसकी परिस्थिति आगे में भी आपके डैमेजेस हैं, तो वो कॉन्सिक्वेशनल डैमेज होते हैं, वो आपको वो भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर थर्ड है लिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज, अ प्री एग्रीव्ड अमाउंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ ब्रीच, कोर्ट यूजुअली इन्फोर्स। देखो, इसमें क्या होता है, दोनों पार्टी एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कोई भी पर्सन ब्रीच करेगा ना, तो ये अमाउंट एक दूसरे को हम देंगे, और ये जो एक्चुअल में होता है ना, ये किसके थ्रू होता है? कोर्ट के थ्रू होता है, कोर्ट में जाती है पार्टी तो वहाँ डिसाइड होता है। फिर है नॉमिनल डैमेज, एक थोड़ा बहुत अमाउंट दे दिया, जितना डैमेज हुआ है थोड़ा बहुत उसका नॉमिनल अमाउंट दे दिया। फिर है प्यूनिटिव डैमेज या एग्जेम्पलरी डैमेज। प्यूनिटिव डैमेज क्या होती है? ये एक्चुअल में कॉम्पनसेशन नहीं होता, ये पनिशमेंट होता है, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, रेयरली ये कोर्ट करता है डिसाइड, और उसके अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, और ये कॉम्पनसेशन के पर्पज़ से नहीं दिया जाता, पनिशमेंट के पर्पज़ से दिया जाता है कि ये तुमने ये गलती करी है, तुमने कोर्ट ये मतलब रूल्स रेगुलेशन को तोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, इसलिए आपको पनिशमेंट के रूप में ये पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी कॉन्ट्रैक्ट, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था 10,000 रुपये, लेकिन क्योंकि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ब्रीच कर दिया, तो कोर्ट ने उस पर कितनी इम्प्लीमेंट कर दिया पनिशमेंट, उसको पे 1,00,000 रुपया कर दिया। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट 10,000 का था, ठीक है, लेकिन 1,00,000 क्या है? क्यों? इसको कहते हैं प्यूनिटिव डैमेज, वो पनिशमेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। फिर कौन सा डैमेज है? फिर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। भाई बोल दिया जाएगा कि आप ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। फिर है इंजंक्शन। इंजंक्शन माने क्या होता है? अ कोर्ट ऑर्डर दैट ईदर पार्टी परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ड्यूटी। इसमें इंजंक्शन में क्या होता है ना, कोर्ट कहता है पार्टी से कि ए पार्टी, आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते हो, आप जाके अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो, कोर्ट इन्फोर्स करता है, ठीक है। फिर है
रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? अलाउ द एग्री पार्टी टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंटायरली एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन। इसमें क्या होता है, जो एग्री पार्टी होती है उसे बोल दिया जाता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को करो ख़त्म, क्योंकि दूसरी पार्टी ने ब्रीच कर दिया, और आपके ऊपर कोई भी स्यू नहीं कर सकता, किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन नहीं ले सकता वो पार्टी, ठीक है। फिर है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? द ब्रीचिंग पार्टी टू रिटर्न एनी बेनिफिट। रेस्टिट्यूशन मतलब ब्रीचिंग पार्टी ने किसी भी तरीके का फ़ायदा अगर उठाया है कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब जैसे वो आधे अधूरे में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट उसने इंजॉय किया, मतलब कुछ पैसा ले लिया अगर एग्रीव्ड पार्टी से ब्रीचिंग पार्टी ने। ब्रीचिंग पार्टी वो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, एग्री पार्टी वो जो इनोसेंट पार्टी है। तो ब्रीचिंग पार्टी ने जो भी बेनिफिट उठाया ना, उसे वापस करना पड़ेगा एग्री पार्टी को, राइट। फिर है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट में अलाउ पार्टी टू क्लेम पेमेंट फॉर रीजनेबल वैल्यू ऑफ वर्क। जितना भी उसने काम किया है उसका आप उसको पैसा दे दो। एग्री पार्टी ने जितना भी काम किया है उसको पैसा दे दिया जाता है ब्रीचिंग पार्टी के द्वारा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट गिव मी द कमेंट बिलो।